हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे। आज हम एक अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान लगा करके सुने। और हमारा जैसे कि टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग और हमारा है लेक्चर वन। लेक्चर वन और टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और हमारी डेट है आज, डेट है 20 जून। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ लिए हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि अगर वो टॉपिक इस यूनिट के अंदर यूज हो तो हमारे माइंड में उनका जो है सीन क्रिएट हो जाए। तो हमने सबसे पहले 11वीं कक्षा की सबसे पहली यूनिट थी जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसके अंदर हमने केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। जैसे कि सबसे पहले तो हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था, फिर केमिस्ट्री के बारे में जाना था, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है वो हमने पता किया था। उसके बारे में हम आगे थे कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। मैटर का क्लासिफिकेशन करने के बाद में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा था, ताकि जब हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में हमें आसानी हो। उसके बाद हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लैंग्वेज है केमिस्ट्री की। मोल इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम बिना मोल कॉन्सेप्ट को समझे हम स्टडी नहीं कर सकते, उसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। उसके बाद में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टोइक्योमेट्री। ये हमारी पहली यूनिट का ओवरव्यू था। उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट आ जाती है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। तो इस यूनिट के अंदर हमारे मस्तिष्क में यह मतलब इमेज बनी थी कि एटम की जो है, एटम की संरचना है वो कैसी होती है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और उसके अंदर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका चार्ज क्या होता है उनके ऊपर, और उनका बाहर क्या होता है, उनका वेट क्या होता है। उसके बाद में हमने क्या, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल पढ़े थे। अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किए थे कि एटम का इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में हमारी तीसरी यूनिट आ जाती है जिसके अंदर हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था 7 हमारे पीरियड होते हैं, 18 हमारे ग्रुप होते हैं, और जो टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। यानी कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद में हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में आने पर कैसे घटती है या बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जब हम जाते हैं तो हमारी एनर्जी कैसे इफेक्ट करती है, और हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेट्रा। इस प्रकार से हमने ये 3 यूनिट पढ़ ली थी। हमारी चौथी यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारी कौन सी यूनिट है? यूनिट 4। यूनिट 4 और हमारी यूनिट का नाम ही केमिकल बॉन्डिंग है। तो हमारे मन में सबसे पहले प्रश्न उठेगा कि व्हाट इज बॉन्ड। तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल शून्य से शिखर तक इस टॉपिक को समझेंगे। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बॉन्ड। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बॉन्ड। हमने अभी तक
अपनी केमिस्ट्री की 3 यूनिट सीख ली है, तो हम जब अपनी केमिस्ट्री की बुक देखते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बॉन्ड बने हुए होते हैं। कोई भी हमारा एलिमेंट है ए, ये है बी, हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास CH4 कार्बन और उसके 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में मीथेन है, और इसका भी एक बॉन्ड ले लेते हैं, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड ले लेते हैं। तो हमारे मन में ये अवधारणा बन जाती है कि ये हमारा कार्बन का एटम है, ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, एक 2 एटम्स के बीच में एक डंडा सा बना हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं ये डंडा सा जो है ये बॉन्ड है। तो सबसे पहले बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, हमारा जो बॉन्ड है वो कोई डंडा नहीं है, हमारा बॉन्ड कोई डंडा नहीं है। तो बॉन्ड है क्या? बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है कि बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये हमारा कार्बन है, ये हमारा हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, जिसके कारण इन दोनों जो एटम्स है, इन दोनों एटम्स के बीच में एक क्या होता है, खिंचाव होता है, अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा होता है, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, बंधन में होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा होता है। हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज नॉट अ डंडा। द अट्रैक्शन between 2 or more atoms in a molecule are called bond। कहने का अर्थ है या तो 2 एटम हो, 2 एटम के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स, या 2 से अधिक एटम हो, जैसे कि कार्बन और 4 हाइड्रोजन अलग अलग बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ये कहने का अर्थ है 2 एटम्स के बीच में या 2 एटम से अधिक एटम्स के बीच में एक मॉलिक्यूल के अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है, उसको हम बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड। और जिस प्रोसेस से बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, यह किस प्रोसेस से बनता है, जिस प्रोसेस से, जिस मैकेनिज्म से ये बॉन्ड बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं बॉन्डिंग। और जो केमिकल स्पीसीज के बीच में ये बॉन्ड बनता है, केमिकल स्पीसीज कौन सी, हमने तीसरी यूनिट में पढ़ी थी, कौन सी? 118 एलिमेंट होते हैं, कार्बन भी एक उनमें से होता है, हाइड्रोजन भी उनमें से एक होता है। जब केमिकल स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये हमारा शाब्दिक अर्थ हो गया अब तक कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या, केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे है। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि हम अपने परिवार का सदस्य हैं, हमारे माता पिता, हम, हमारे भाई बहन और हमारे घर परिवार में छोटे बच्चे। तो हम कितनी भी दूर रह रहे हों, हमें क्या होती है, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी चिंता होती है कि हमारे परिवार के सदस्य किसी भी प्रकार की परेशानी में ना हो। अगर कोई भी परिवार का सदस्य बीमार पड़ जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए गर्म कपड़े दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने परिवार से बंधे हुए हैं, हमारे परिवार के और हमारे सदस्यों के बीच में एक बॉन्ड है, जो क्या है, ताकि हम स्टेबल रह सकें। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। जैसे हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग होती है, ऐसे ही ये जो हमारी केमिकल स्पीशीज होती हैं, इनके बीच में भी बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग होती है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होती है और केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। इस प्रकार से अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि
ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई बॉन्डिंग अकर्स इन अ मॉलिक्यूल। बॉन्ड के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हमारा यहीं पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई बॉन्डिंग अकर्स इन अ किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग क्यों होती है। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं आपस में मिलकर बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी। अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपना स्थायित्व बरकरार रखने के लिए ये एटम्स आपस में मिलकर के बॉन्डिंग करते हैं और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेन स्टेबिलिटी। कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं ये एटम्स। हाउ स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करते हैं। बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां से आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करने का आइडिया कहां से आया। तो आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि हम एक गांव में हैं। हम इस समय एक गांव में हैं और उस गांव के अंदर एक पंचायत जुड़ी हुई है, जिस पंचायत के अंदर परिवार के यानी कि गांव के सभी सदस्य उपस्थित हैं। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तो अभी मैंने बताया था कि अपने आप को इमेजिन करना है, अपने आप से इमेजिन करना है कि एक गांव है, उसका कुछ भी नाम मान लो। एक गांव है जिसका नाम है, जिसका कुछ भी नाम मान लो, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट उसके सदस्य हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल पर एक गांव है और उसके सभी 118 एलिमेंट एक साथ बैठे हुए हैं, पंचायत हो रही है। हमारा पहला ग्रुप है ना, ये हमारा दूसरा ग्रुप है। इसके अंदर BE MG CA SR BA RA। तो ये हमारा S ब्लॉक हो गया। यहां पर हमारा D ब्लॉक हो गया और यहां पर हमारा हो गया P ब्लॉक। और P ब्लॉक के अंदर भी यहाँ हमारा 18वां ग्रुप है, जिसके अंदर हमारी गैसेस हैं HE NE AR KR XE RN। ये एक परिवार के सभी सदस्य उस पंचायत के अंदर उपस्थित हैं और ये सोच रहे हैं कि ये जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये क्यों स्टेबल हैं। ये बनाता है हमारा 1s2 डबलेट। ये हमारा डबलेट बनाता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। 1s2 2s2 2p6। ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसका हो जाएगा 3s2 3p6
4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी जो पंचायत थी वो सभी पंचायत के सभी सदस्य 118 एलिमेंट, 10 तो इधर हो गए, लगभग 100 से 110 एलिमेंट इन नोबल गैसेस जो इनर्ट गैसेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हम लोग अपनी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करें। तो ये इनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जने पूछते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी इतनी क्यों है, ये क्यों इतने स्टेबल हैं। तो कुछ सदस्य क्या करते हैं, उत्तर देते हैं और कहते हैं कि इनका जो आउटर शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, सभी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर शेल के अंदर। तो ये सभी सोचते हैं कि हम भी अपने आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कर लें। अगर हमने भी अपने आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, हम भी इनर्ट गैसेस की तरह स्टेबल हो जाएंगे और हमें फिर रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में स्टेबल हो जाएंगे, हम स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये इनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हम भी 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल में कर लेते हैं। तो इनमें से ही 2 सदस्य उठते हैं जिनका नाम है, आशा करता हूं कि आपने ये उतार लिया होगा, उतार लें, अगर नहीं उतारा है तो नोट डाउन कर लें। तो इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर पंचायत अभी भी जुड़ी हुई है, पंचायत के अंदर सभी सदस्य उपस्थित हैं और इनमें से 2 सदस्य खड़े होकर के कहते हैं कि हम अपना ऑक्टेट पूरा करके दिखाते हैं, जिनका नाम है Na और Cl। इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका है 17, 2 8 1 2 8 7। इस प्रकार से इनके शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। वही दूसरी यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी जो नॉलेज है वो यहाँ आपको यूज करनी है कि पहले में 2 ही क्यों आए, 8 ही क्यों आए, 1 ही क्यों आया। ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट 2। तो ये कहता है कि मेरे जो आउटर शेल में है वो है 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, इसके अंदर 2 8 1। मेरे जो आउटर इलेक्ट्रॉन सेल में जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 कब होंगे, अगर मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दूं, किसी को दे दूं। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। और दूसरे एलिमेंट के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि 2 8 7 अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से और आ जाए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके पास भी 2 और 8 2 8 8, इसके पास भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसके पास भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। दोनों ने प्रूफ करके दिखा दिया पंचायत के अंदर कि हाँ हम भी इनर्ट गैसेस की तरह अब स्टेबल हो चुके हैं। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और जो पॉजिटिव चार्ज का अर्थ होता है हिंदी में धन आयन, कि ये धनी है, ये दान दे सकता है, डोनेशन कर सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज धन आयन, नेगेटिव चार्ज ऋण आयन। ये ऋणी हो गया, किसी से इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये उसका ऋणी हो गया, ऋण आयन। तो जब आयन के बीच में बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन होता है, तो उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। इन्होंने एक दूसरे के बीच में आयनिक बॉन्ड बना लिया तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। अब पंचायत के अंदर ही इन्होंने अपनी आयनिक बॉन्डिंग करके दिखा दी, अपना आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करके दिखा दिया। अब खड़े होते हैं 2 Cl। अब Cl कहते हैं कि हमारे सिंगल सिंगल के पास इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7।
एक Cl और एक Cl, दो Cl खड़े हुए, तो इसके पास भी इसका एटॉमिक नंबर भी 17 होता है, इसके एटॉमिक नंबर भी 17 होता है। 2 8 7, 2 8 7। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने एक नया तरीका बताया कि हम इस तरीके से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, अपने आउटर शेल में अपने इलेक्ट्रॉन 8 कर सकते हैं। कैसे? ये Cl, ये Cl, 2 4 6, 2 4 6 और एक 7 और एक 7। इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 और एक 7, 2 4 6 और एक 7। इन्होंने क्या किया कि इसका एक इलेक्ट्रॉन अपना साझे में कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर ली एक इलेक्ट्रॉन की। इसने भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली और ये फील करने लग गए कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो ये कहने लग गए कि हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हम भी इनर्ट गैसेस की तरह स्टेबल हो चुके हैं। तो इस प्रकार की साझेदारी करके, जैसे पंचायत के जैसे हमारा गांव के अंदर पंचायत जुड़ी हुई है, तो गांव के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, अब जो हमारे खेत होते हैं उनकी साझेदारी कर लेते हैं। जिनके पास अधिक खेत होते हैं वो अपने खेत उन लोगों को दे देते हैं जिनके पास कम खेत होते हैं या होते ही नहीं है, या मेहनत करने वाले सदस्य अधिक होते हैं। तो उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, उनको फॉलो करके अपने खेतों की साझेदारी कर लेते हैं, बटाई में दे देते हैं, खेत 50-50 कर लेते हैं और जो भी हमारी फसल होती है उसको आधा आधा बांट लेते हैं। सेम उसी तरह से इन्होंने भी अपनी साझेदारी करी और इस प्रकार की साझेदारी करके जो इन्होंने एक बॉन्ड बनाया है उसको बोलते हैं कोवालेंट। अगर यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड। इसको क्या बोल दिया? कोवालेंट बॉन्ड बोल दिया। तो जब हमारी पंचायत जुड़ रही थी, पंचायत के अंदर ही कुछ लोग खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लग गए कि अगर अपना ऑक्टेट पूरा करने से ही स्टेबिलिटी आ जाती, आप दूसरों को कॉपी कर रहे हो, इनर्ट गैसेस को कॉपी कर रहे हो, अगर अपना ऑक्टेट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के अंदर, आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने से ही अपने शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने से ही स्टेबिलिटी आ जाती, तो क्या ऐसा होता? उतार सकते हैं आप इसको। अगर अपने आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने से ही स्टेबिलिटी आ जाती, तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत किए। उनके अंदर कुछ बुद्धिजीवी इंटेलिजेंट लोग भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अगर अपना आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने से अगर स्टेबिलिटी आ जाती, तो जीनोन है, इसका एटॉमिक नंबर 54 है और इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कंपाउंड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है। कैसे कैसे बॉन्ड बना रहा है? इसने एग्जाम्पल लेकर के दिखाए इंटेलिजेंट लोगों ने। XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF, XeOF2। इस प्रकार से इन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं। अगर अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने से ही स्टेबिलिटी आ जाती, तो जीनोन नाम का ये जो इनर्ट गैसेस का एक सदस्य है, ये कंपाउंड क्यों बनाता? तो अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद भी ये अपना बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या पागल है? ये क्या पागल है? ये तो इससे भी बड़ा पागल है, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाए, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसने तो 6 बॉन्ड बना लिए। ये पागलों का भी पागल है और इसने ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना लिए। ये क्या सबसे बड़ा पागल है? और इसने तो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रखे हैं और इसने हमारे फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये तो महापागल हो गया। तो इन्होंने समझाया
कि जो आप बोल रहे हैं, पूरी पंचायत में खड़े होकर करके बताया कि आप जो बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया जो हमारा ऑक्टेट पूरा करना है, वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है ही नहीं, वो हमारा स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो फिर बाकी के सदस्य बोलने लग गए कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, आप समझाएं। तो इन्होंने समझाया, इन्होंने बताया कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है थर्मोडायनेमिक्स। अब बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आया कि क्या है थर्मोडायनेमिक्स, तो उन्होंने शाब्दिक अर्थ बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, रिलेटेड टू हीट या एनर्जी, और डायनेमिक्स का मतलब है मोशन। डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन, कि जो हीट है हमारी या एनर्जी है वो मोशन में है, या तो आ रही है या जा रही है। ठीक है, तो उन्होंने एग्जांपल दे करके बताया कि एक कोई व्यक्ति है, कुछ भी नाम ले लो, कोई भी व्यक्ति है, उसका नाम पप्पू है। अगर पप्पू नाम का व्यक्ति है, उसको मार्केट में ले जाएं और मार्केट में ले जाकर के अच्छा खासा भोजन कराएं, उसकी जो पसंदीदा चीजें हैं उनको खिलाया, सारी चीजें खिला करके उसका पेट पूरा फुल करके उसको बिठा देते हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, हम कुछ काम करके आ रहे हैं, 1 घंटे में आएंगे। तो उसको एक जगह बिठा करके है वो चले गए मार्केट में। तो जो पप्पू नाम का व्यक्ति है वो एक जगह बैठेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसको खाना खिलाया है और खाना खाने के बाद उसके अंदर आ गई है एनर्जी। तो पप्पू सोचेगा कि 1 घंटे के अंदर ये आएंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मार्केट में घूम लेता हूँ। तो उसका मन आया, मार्केट में घूमने लग गया, इस गली में उस गली में उछल कूद करता रहा, और जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होने के लिए आया, उसी जगह पर जाकर के बैठ गया। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे ही खाना खाया, एनर्जी मिली, वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, एक जगह टिक करके नहीं बैठा, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, वो उछल कूद करने लग गया। इसका अपोजिट अगर बोले तो क्या होगा कि वही पप्पू है, उसको 15 दिन तक भूखा रखा, 15 दिन तक भूखा है पप्पू, और 15 दिन जब बीत गए तो उसकी एनर्जी होगी बिल्कुल डाउन। जब उसकी एनर्जी डाउन हुई, अब उसको बोला गया मार्केट के अंदर ले जा करके कि हम कुछ काम करके आते हैं, 1 घंटे आप यहीं बैठे रहिए। अब पप्पू के पास एनर्जी नहीं है, अब 1 घंटे बैठे बैठे वहीं एक जगह ही बैठा रहेगा, और वो आने की वाट देखता रहेगा कि मेरे साथी कब आएंगे और कब मुझे खाना खिलाएंगे। उसकी स्टेबिलिटी अब इंक्रीज हो गई। कहने का अर्थ क्या हुआ, जब एनर्जी कम थी पप्पू की, तो स्टेबिलिटी ज्यादा थी, और जब एनर्जी उसको भरपूर मिली थी खाना खाने के बाद में, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। उल्टा मत समझ लेना, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया कि ये असली कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया थर्मोडायनेमिक्स है। ये एग्जांपल देने के बाद में उन्होंने 2 टर्म और समझाई, थर्मोडायनेमिक्स की ही टर्म है, जो इस प्रकार से है। एक होता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वह होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिस भी चीज की, जिस भी रिएक्शन की, जिस भी चीज की हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। और दूसरी टर्म होती है सराउंडिंग, जिसकी स्टडी करते हैं। और हमारी दूसरी टर्म होती है सराउंडिंग। इस सिस्टम को छोड़ करके रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है बुद्धिमान लोग खड़े हुए हैं, पंचायत के अंदर जितने भी सदस्य बैठे हैं उनको समझा रहे हैं कि एनर्जी का क्राइटेरिया ऑक्टेट कंप्लीट करना नहीं, थर्मोडायनेमिक्स है। अब हमारी नॉलेज यूज होगी दूसरी यूनिट की,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर की जो भी हमारी नॉलेज है उसके अनुसार एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया दूसरे एटम का, इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन हमारे घूम रहे हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, इसको मान लेते हैं N1 न्यूक्लियस 1, इसको मान लेते हैं N2 न्यूक्लियस 2, E1 और E2। ये हमने नामकरण कर दिया है अपनी समझ को, ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी और नेगेटिव नेगेटिव भी चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम चार्ज की जो प्रकृति है, उनका नेचर है, जो चार्ज का नेचर है, उनको हम अच्छे से समझते हैं। इसके अनुसार अब क्या होगा कि जब दो एटम पास में आएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होगा। इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे एटम के न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन रखेगा, अट्रैक्ट होगा। ये तो हो गए हमारे अट्रैक्शन के फोर्स। अब जब एटम अधिक पास में आ गए तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दोनों के ऊपर, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को ये भी रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2 एंड न्यूक्लियस 1 और न्यूक्लियस 2 एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूक्लियस 2, सॉरी इनको छोटा n बना देते हैं क्योंकि कंसीडरेशन हमने स्मॉल n की करी है। इलेक्ट्रॉन 1 न्यूक्लियस 2 और इलेक्ट्रॉन 2 और न्यूक्लियस 1, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस 2 एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये इस प्रकार से इनके बीच में होगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा। तो इस चीज को उन्होंने समझाया कि ऐसे कोई भी दो एटम है एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है और रिपल्सन फोर्स भी लगता है। एक निश्चित दूरी आने के बाद में, एक निश्चित दूरी आने तक उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, स्टेबिलिटी आती है, और जब उनको उस लिमिट के अनुसार निश्चित दूरी के बाद में भी उनको पास में लाते हैं तो उनके बीच में एकदम रिपल्सन होने लगता है। तो इस प्रकार से उन्होंने हमें समझाया एक ग्राफ के माध्यम से। अब हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में हम यूज करेंगे अपनी ग्राफ की नॉलेज। याद करो वो दिन जब हम 10वीं कक्षा के अंदर ग्राफ के बारे में पढ़ते थे और अपनी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते थे। तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ होता है हमारे पास। ये हमने ग्राफ मान लिया, ये हमारा ओरिजिन मान लिया, ये यहां पर मान लिया, इस जो एक्सिस पर हमने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हमने मान लिया ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा ओरिजिन, यहाँ पे हमारा कोई एटम रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा कोई एटम रखा हुआ है। ये हमारी आर डिस्टेंस है, आर को हमने मान लिया इन्फिनिटी। कोई भी एटम है उसको हम इस एटम के पास में ला रहे हैं। ये तो हमारे एटम है, हमारी दूरी अनंत पर है। जैसे ही इस एटम के पास में इस एटम को लाएंगे तो इनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एकदम से इनकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इनके बीच में जो है रिपल्सन डोमिनेट करने लगेगा। जैसे ही इस एटम को पास में लाए इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, ये हमारी एनर्जी कम है, यहां से यहां आने पर इंक्रीज हुई है, यहां से आने पर और ज्यादा इंक्रीज हुई है, और एक मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है, ए पीक पॉइंट। यहाँ पर हमारी एनर्जी आकर के एकदम से इंक्रीज हुई और एकदम से हमारी एनर्जी जो है बढ़ गई, यहाँ से हमारी एकदम से एनर्जी बढ़ गई। तो हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट
बी मान लिया। यहां से यहां तक की दूरी, इस एक्सिस तक की दूरी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। यहां से और यहां तक की ये जो है इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो इस ग्राफ के माध्यम से क्या समझा कि एक एटम है, उसके पास में जब हम दूसरा एटम लाते हैं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और एक पॉइंट पर सबसे एनर्जी क्या होती है, सॉरी, एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती चली जाती है। कर्व डिक्रीज में है, नेगेटिव के अंदर है, लेकिन ये एनर्जी की वैल्यू का इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ कम एनर्जी है, फिर और एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ी, और सबसे ज्यादा एनर्जी इस पॉइंट पर है। तो एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, और जैसे ही हमारा यहां तक क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स तो है डोमिनेट करने लग गया था रिपल्सन से। तो अट्रैक्शन फोर्स यहां पर डोमिनेट कर रहा है यहां तक रिपल्सन से, और यहां से आगे रिपल्सन हमारा डोमिनेट करने लग गया, और एकदम से हमारी एनर्जी हाइक हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाया कि इस जो मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, इस पॉइंट पर बॉन्ड बनना सबसे अधिक पसंद करेगा। एट पॉइंट ए बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इसके माध्यम से उन्होंने बॉन्डिंग को समझाया कि सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज, कोई भी एटम है, जब दो एटम पास में आएंगे, एक एटम है वो इस प्रकार से एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज हो रही है थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार। जब एनर्जी रिलीज होती है किसी सिस्टम से, हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको अब सिस्टम बोलेंगे। तो इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोसेस है ये, जब इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है तो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। तो यहां तक हमारा गांव है, गांव के अंदर पंचायत जुड़ी हुई है, सभी व्यक्ति अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं बाकी के सदस्यों को। तो यहां तक हमारी कहानी जो है बढ़ चुकी है। तो यहां तक हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहां तक बनते हैं। तो अब हम देखते हैं, जो भी हमने इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये हमारा सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग का अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, और इंट्रोडक्शन से ही आईआईटी जेईई और नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, हल्के में मत लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन ऑप्शन 1 एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन बी प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन सी both of these, ऑप्शन डी none of these। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है, याद करो, जब बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम पास में आते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तब हमारा बॉन्ड बनता है, तभी हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक सिस्टम से एनर्जी बाहर आ रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन घुमाकर भी क्वेश्चन बन सकता है। एक साल ये आ गया, मान लो कि एक साल ये पूछ लिया, तो दूसरी साल इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज करके, कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन, तो इसी को हम क्वेश्चन को एक दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, उसके बाद में ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग हमारा कौन सा प्रोसेस है,
तो याद करो, जब बॉन्ड बन रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज हुई तो हमारा बॉन्ड बना। अब हमें बॉन्ड तोड़ना है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, अब उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ही हमने एनर्जी दी तब बॉन्ड टूटेगा। तो जिस प्रोसेस के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर एनर्जी देनी पड़े, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन यहां तक बनते थे। अभी और भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने ग्राफ की स्टडी करी थी, तो ग्राफ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप क्वेश्चन उतार लेंगे। उसके बाद हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन। जैसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, सीधा आता है ग्राफ से। वही जो हमने अभी ग्राफ की स्टडी करी थी, वही ग्राफ यहां पर आ गया। वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ, ये हमारी पॉजिटिव, ये हमारी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमारा एटम रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, आर बराबर हमारी डिस्टेंस, ये हमारी इन्फिनिटी हो गई। एक दूसरा एटम है, उसको हम इसके पास मिला रहे हैं, तो ये एनर्जी रिलीज हुई और उसके बाद में एकदम से एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ वो बना करके पूछ सकता है पॉइंट, यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम एनर्जी, ए बी सी, हमारा ए बी सी हो गया ये पॉइंट। तो ये ग्राफ आपको बना के देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, द फॉलोइंग कि एट व्हाट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एट व्हाट पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहां पर वो ऑप्शन बना देगा, ए बी सी डी ऑप्शन बना देगा। इसको हमने मान लिया, इसको ए बी सी मैच हो जाएंगे हमारे ऑप्शन। इसको मान लेते पी क्यू आर, पी क्यू और हमारा आर, पी क्यू आर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट पर बॉन्ड बनना सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करेगा, किस पॉइंट पर बॉन्ड बनेगा सबसे अच्छे से। तो यहां से देखेंगे कि हमारी एनर्जी रिलीज हुई, कम एनर्जी, यहां से सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर है। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इसी पॉइंट पर दो एटम्स को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और इसी पॉइंट पर हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हमारा पी क्यू आर नन, तो हमारा पी पॉइंट पर बॉन्ड बनना सबसे ज्यादा पसंद करेगा। तो यहां से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं और प्रीवियस ईयर में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे और फ्यूचर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is most, ऑप्शन में दे दिया उसने, ए एच पॉजिटिव, बी एच नेगेटिव, सी H2, डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन ग्राफ वाला था, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, इनमें से सबसे अधिक स्टेबल कौन सा है तीनों में से। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसी को, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हाइड्रोजन है, इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रखा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इन्होंने आपस में बॉन्डिंग करी है, तब जाकर के H2 मॉलिक्यूल बनाया है। और हमें पता है जब भी दो एटम पास में आते हैं उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज करने के बाद में सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है।
तो बॉन्डिंग यहाँ पर भी नहीं हुई है, बॉन्डिंग यहाँ पर भी नहीं हुई है, बॉन्डिंग यहाँ पर भी नहीं हुई है। तो यहाँ तीनों में से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने बॉन्डिंग अपनी करी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये H2 मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहां तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन और कर सकते हैं यहाँ पर, जो इस प्रकार से है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा ये हो गया 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बताइए। तो आप बोलेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में तो आपने बताया भी नहीं है, और ना ही जो पंचायत हो रही थी एटम्स की उसके अंदर कोई चर्चा हुई थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो अगर आप में से किसी को पता है थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, तो आप खड़े होकर के बताइए कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है। और आप में से किसी को भी नहीं पता है तो हम बता देते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे कोई भी मॉलिक्यूल मतलब कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे देगा एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर, और वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको दे देगा 4 मॉलिक्यूल। आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं, जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि 4 मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल को आप अरेंज करिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के अनुसार, और ऑप्शन आपको बहुत सारे दे देगा। 4 ऑप्शन बना के कि सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी A की है, फिर B की है, या C की है, फिर D की है। फिर दूसरे ऑप्शन में डाल देगा सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी D की है, C की है, B की है, या A की है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इन मॉलिक्यूल को हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले HO और Cl, HOCl, HOCl, HO और फिर Cl। Cl के पास हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, और इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, तो ये हमारे 3 लोन पेयर बच गए। यहाँ पर बचेंगे हमारे 2 लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर बचेगा हमारा 1 लोन पेयर, क्योंकि इसने 2 डबल बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर तो हमारे तीनों ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बना दिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी पता करने का क्या तरीका है? तो अभी तक हमारी जितनी नॉलेज थी उसी नॉलेज को हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो क्या हुआ होगा, ये हमारा Cl मॉलिक्यूल है और ये हमारा OH है, तो इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई करेंगे। इसने एक बॉन्ड बनाया है, यानी कि ये एटम पास पास आए होंगे, इनसे एनर्जी रिलीज हुई होगी, इससे 1 गुना एनर्जी रिलीज हुई और इसने अपना मॉलिक्यूल बना लिया। इसके यहाँ पर एक बॉन्ड है। यहाँ पर तो देखो एक तो बॉन्ड बनाया ही है, ये वाला सेम बॉन्ड बना हुआ है। इसने एक मल्टीपल बॉन्ड और बना लिया है, डबल बॉन्ड बना लिया है। यहाँ पर इसने और ज्यादा बॉन्ड बना लिए, 2 मल्टीपल बॉन्ड बना लिए हैं। यहाँ पर इसने 3 मल्टीपल बॉन्ड बना लिए हैं। तो अब सोचो, जब एक बॉन्ड बनाने पर एनर्जी रिलीज होती है, 2 बॉन्ड बनाने पर उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, 3 बॉन्ड बनाने पर उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और इसने तो मैक्सिमम बॉन्ड बनाए हैं। इन चारों के कंपैरिजन में इसने सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके अंदर से सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, और ये इन सबसे ज्यादा ही स्टेबल हुआ होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। अगर हम अपना कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा सबसे स्टेबल ये मिलेगा। ऑप्शन देखते हैं, A, B, C और D। इसके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके पास कम बॉन्ड है तो उससे कम स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल A। तो ये हम बता सकते हैं
ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसको नोट डाउन करने के बाद में हम अपनी जो केमिकल बॉन्डिंग की कहानी है उसको यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर उसको रोकते हैं। अब जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज की डेट में क्या अपना टॉपिक शुरू किया था, यूनिट 4 जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग, और लेक्चर 1 है हमारा, और डेट हमारी 20 जून 2025 है। उसके बाद में हमने पता किया था कि व्हाट इज बॉन्ड, फिर पता किया व्हाट इज बॉन्डिंग। बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में। बॉन्डिंग क्या है, वह प्रोसेस जिसके थ्रू बॉन्ड बनता है उसको बॉन्डिंग कहते हैं। और केमिकल स्पीसीज के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आया कि बॉन्डिंग क्यों होती है, फिर हमने आंसर दिया कि बॉन्डिंग क्या होती है, टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एटम्स बॉन्डिंग करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया हाउ टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं। उसके बाद में हमारा आंसर आया बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। उसके बाद में हमारा जो कल्पनात्मक एक गांव रचा गया था जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल पुर, तो उसके अंदर 118 एलिमेंट थे, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे जो हमारी इनर्ट गैसेज हैं, जो हमारी अनरिएक्टिव गैसेज हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हैं स्टेबल हैं, हम भी इनकी तरह स्टेबल हो सकते हैं। इनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो ये स्टेबल हैं। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया था कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हर किसी सदस्य के एक हीलियम को छोड़ करके उसके ऊपर ड्यूप्लेट था, डबलेट था उसका, उसको छोड़ करके बाकी सभी सदस्यों के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो बाकी सभी सदस्य कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली पंचायत के अंदर करके दिखाते हैं। सबसे पहले NaCl ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखाया, Cl2 ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखाया। फिर बहुत सारे लोग प्रश्न उठाने लग गए कि नहीं, हमारा ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेना ही जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। उन्होंने एग्जांपल देकर के बताया कि जीनोन भी बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, Xe जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी वह बॉन्ड बना रहा है, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF2, इस प्रकार से उसने बॉन्ड बना रखे थे। तो बाद में पूछा गया कि फिर बॉन्ड बनाने का क्राइटेरिया क्या है, तो कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने उठ करके जवाब दिया कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, जिसका अर्थ होता है हीट या एनर्जी का मूवमेंट, हीट या एनर्जी की मोशन, हीट या जाएगी या फिर आएगी। तो फिर उन्होंने जवाब दिया था दो एटम्स जब पास पास में आते हैं, उनके एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं, इस एटम का इलेक्ट्रॉन और इस एटम का न्यूक्लियस भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर निश्चित डिस्टेंस से इनको और ज्यादा क्लोज लाया गया, इनके दोनों के न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये ग्राफिकली समझाया गया, उस ग्राफ का नाम है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अंदर हमने देखा जैसे कि हम 10वीं क्लास में अपना ग्राफ बनाते थे, सेम वैसे ही 4 एक्सिस बने हमारे। जो हमारा एक्स एक्सिस था उसके ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी को निरूपित किया। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ पॉजिटिव बढ़ेगी, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नेगेटिव में एक एटम को केंद्र पर ओरिजिन पर रख दिया गया, दूसरे एटम को पास लाए इन्फिनिटी से, हमें डिस्टेंस पता नहीं है कि किस डिस्टेंस से लाए, बस ऐसे ही ले आए, और जैसे ही हम लाए उसकी एनर्जी एनर्जी इंक्रीज होती चली गई नेगेटिव में। जैसी एनर्जी इंक्रीज होती चली गई और एक निश्चित डिस्टेंस आने के बाद में एकदम से एनर्जी बढ़ी। फिर हमने इस ग्राफ को समझा, इस ग्राफ से हमने थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझा, और उसके बाद में हमने देखे 5 क्वेश्चन अपने। उन 5 क्वेश्चन के भी अंदर भी हमने जो अभी तक का जो इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया और 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से रिलेटेड घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको बता दिया गया है। तो आज अपनी इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। अब आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड
डीपीपी दी गई होगी, डीपीपी के अंदर क्वेश्चन दिए हो गए होंगे, आप घर जा करके उन क्वेश्चन को शांत माइंड से अपना सॉल्व करेंगे, और जो भी आपको डाउट होंगे, जिस भी क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में आपको शंका होगी, उसका समाधान नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते सभी को, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, बहुत बहुत धन्यवाद।